हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जो DSSB में एग्जाम्स लगातार ही चल रहे हैं आप लोगों के। तो जो PGT कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आपका। अगर PGT कॉमर्स है, उसका जो एग्जाम हुआ था कब हुआ था? 25 सितंबर को 2025। इसमें आपका जो एग्जाम हुआ है उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। टेस्ट टाइमिंग जो आपकी 2 से 5 रही थी, शायद एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ ही है। बहुत ही कम स्टूडेंट थे इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो वो सभी बच्चे जो कि इस एग्ज़ाम को दिए थे, आप DSSB के साइट पे लॉगिन करके वहाँ से अपनी आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं ईज़िली। यहाँ पर मैं ये आंसर की आप लोग को दिखा भी देती हूँ, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए है इस आंसर की तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाइएगा तो उस टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी आंसर की। लेकिन इसके लिए आपको जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरे। इसके अलावा अगर आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आंसर की वहाँ पर अवेलेबल कराई है मैंने, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग-अलग इसमें है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें जो इन्होंने आंसर की प्रोवाइड कराई है, तो वहाँ पर जो आपने क्या आंसर चूज़ किया था वो आंसर नहीं होता है, बल्कि जो करेक्ट आंसर होता है DSSB वही आपको प्रोवाइड कराता है, जो करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पर, और वाई में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली है। एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन दिए गए हैं, तो वहाँ पर आपको सोमवार को किसकी परीक्षा होगी, इस तरह का क्वेश्चन है, रीज़निंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो एक्स हो जाएगा। तो इन्होंने ये बता दिया है कि हाँ, क्या करेक्ट आंसर है। आपने जो चूज़ किया है वो आपको अगर याद है तो आप ईज़िली इसको मैच कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है, समस्या एक तरह से कहें रहती है DSSB के साथ, कि ये आपके रिस्पॉन्स को नहीं बताता कि आपने क्या रिस्पॉन्स दिया था, ये सिर्फ़ करेक्ट आंसर को बताता है। तो अगर आपको अपना आंसर याद है, तब तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। यहाँ से आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं कि क्या करेक्ट आपके नंबर आए थे। अगर हम बात करें यहाँ पर जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय का प्रबंधन कौन करता है? तो यहाँ पर जो कर्ता होता है उसका, वो उसका प्रबंधन करता है। ये कॉमर्स सब्जेक्ट की बात है, हो रही है। बाकी सारे भी आपको सब्जेक्ट ऊपर मिल जाएँगे। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, या अगर आपने एग्ज़ाम दिया ही हुआ है तो आप डायरेक्ट DSSB की साइट पर जाकर वहाँ भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपकी पासवर्ड होगा उसको जो है डाल करके लॉगिन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर्ता है, कहा जाता है जो हिंदू व्यावसायिक परिवार का प्रबंधन करता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, तो जिस भी स्टूडेंट की ये है उसने शायद हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में देखने को मिल रहे हैं आपको। नियत आय चाहने वाले जोखिम-रोधी निवेशकों के लिए इक्विटी शेयरों की तुलना में अधिमानी शेयर जारी करना अधिक उपयुक्त क्यों हो सकता है? इस बात की सर्वोत्तम व्याख्या निम्नलिखित में से कौन-सा कथन करता है? तो यहाँ पर अधिमानी शेयर निश्चित लाभांश की गारंटी देते हैं और परिसमापन की स्थिति में इक्विटी से पहले पूंजी प्राप्त करते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी साझेदारी फर्म में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है और साझेदारी विलेख में संबंध में कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या करेंगे? फर्म भंग हो जाती है। अगर इस तरह से का कुछ भी होता है, साझेदारी विलेख जो होता है, पार्टनरशिप डेट, उसमें सारी शर्तें लिखी होती हैं। अगर नहीं बना है उस केस में क्या होता है, तो वहाँ पर साझेदारी जो होती है फर्म एक तरह से बनती है कई सदस्यों को मिलाकर, तो वो पूरी तरह से भंग हो जाती है। तो एक चीज़ का और बेनिफिट रहता है कि अगर आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन में लैंग्वेज को चेंज करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये इंग्लिश में क्वेश्चन आया है नेक्स्ट वाला, तो इस बच्चे ने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया होगा, इस वजह से ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अपने क्वेश्चंस को देख पा रहा है। तो व्हाट इज़ द टर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर? इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको अपने देश के बॉर्डर के बाहर जाकर के जो है सेल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो क्या कहलाएगा? बहुत ही ईज़ी सा क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। बार्टर ट्रेड में क्या होता है कि हम दूसरे के साथ कुछ लेन-देन आपस में कर रहे होते हैं, तो आपका क्या हो जाता है? बार्टर मतलब ये है कि हमने आपस में कोई अनुबंध किया कि हम आपके यहाँ से ये चीज़ खरीदेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके यहाँ से खरीदेगा, तो बदले में चीज़ों को लेना, वो बार्टर सिस्टम कहलाता है। डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होता है? जब आप अपने ही देश में जो है घरेलू जो व्यापार होता है वो डोमेस्टिक ट्रेड हो जाता है। देश की सीमाओं के भीतर जो कर रहे होते हैं, यहाँ पर स्टेट की बात नहीं हो रही, तो देश की बात हो रही है, आपकी कंट्री इंडिया की बात हो रही है, उसके अंदर जो करते हैं तो आपका डोमेस्टिक ट्रेड हो जाएगा।
इंटरनल ट्रेड भी देश के अंदर ही की बात हो रही होती, तो इंटरनेशनल यहाँ पर करेक्ट आंसर था। बहुत ही ईज़ी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जॉइंट स्टॉक कंपनी की मूलभूत विशेषताएँ हैं? जो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, तो सरसों की असीमित देयता ऐसा नहीं होता, स्वामित्व व्यक्तिगत नियंत्रण ये भी नहीं रहता, पृथक कानूनी इकाई शाश्वत अधिकार ये है इसकी एक फीचर कहिए, कैरेक्टरिस्टिक कहिए जॉइंट स्टॉक कंपनी की। बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है ये तो। Which of the following is an example of a company's responsibility toward the community? Providing training to employees, maintaining inventory records, providing funds to local school, filling GST returns on time. यहाँ पर क्या कह रहा है कि which of the following is an example of a company's responsibility? कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कम्युनिटी के जो उसमें होती है, तो वहाँ पर क्या रहती है? तो प्रोवाइड फंड्स टू लोकल स्कूल, जो लोकल स्कूल होते हैं यानी कि जो आसपास के स्कूल्स बने होंगे वहाँ पर फंड को प्रोवाइड करवाना, क्योंकि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आज के टाइम में तो कॉर्पोरेट सेक्टर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ही मायने रखती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं कि जितना उनको प्रॉफिट हो रहा है उसको कुछ परसेंट जो होता है हिस्सा निकाला जाता है, जो कि उनको इसमें लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंसिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज रिक्वायर्स सब्सटेंशियल कैपिटल एंड डिफरेंट सोर्स में बी टैप्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर पब्लिक एंटरप्राइजेज? कि पब्लिक एंटरप्राइजेज जो होते हैं उनका प्राइमरी सोर्स क्या होता है फंडिंग का? गवर्नमेंट फंडिंग, बजटिंग, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड ग्रांट्स। तो यहाँ पे यही वाला पॉइंट सही है ही। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या किया था कि फाइनेंसिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज जो आपके लोक उद्यम होते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं, तो वहाँ पर उनको जो कैपिटल होती है मिलने के लिए एंड डिफरेंट सोर्सेज में भी टैप, जो अलग अलग सोर्सेज होते हैं तो उसमें से जो प्राइमरी सोर्स में क्या रहेंगे, तो गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट जो होती है वो खुद प्रोवाइड कराती है, बजट में अपने सपोर्ट करती है। बजट में जो आपके जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं उन सबकी जो है बजट में उल्लेख होता है कि किस विभाग में कितना जाना है। जैसे कि आप बजट में देखते होंगे रेल मंत्रालय को इतना बजट दिया गया है, अलॉट किया गया है, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट होता है वो गवर्नमेंट भी फंड करती है। फिर आ जाता है व्यवसाय वित्त के स्रोतों के आधार पर किसी वित्तीय संस्था से वित्त पोषण प्राप्त करना किसी वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करने से किस प्रकार भिन्न होता है? तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो फाइनेंस व्यावसायिक वित्त होता है, उसमें जो फाइनेंस होता है, अलग-अलग जो उसके सोर्सेज़ होते हैं, तो वहाँ पर एक जो संस्था होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, तो वहाँ पर उसको वित्त पोषण के लिए वाणिज्यिक बैंक से किस प्रकार के ऋण प्राप्त करने के किस प्रकार भिन्न होता है। अगर हम वाणिज्यिक बैंक से ऋण ले रहे हैं, तो कैसे अलग हो जाता है? यानी कि लोन लेना और जो बाकी के फाइनेंसिंग के तरीके होते हैं, क्या डिफरेंस होता है? तो वित्तीय संस्थाएं दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती हैं तथा प्रायः तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता भी प्रदान करती हैं, जबकि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं अल्प अवधि से मध्यम अवधि तक के वित्त उपलब्ध कराते हैं। यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये फाइनेंशियल वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं वो आपको लॉन्ग टर्म के लोन प्रोवाइड करा देती हैं, लेकिन जो आपके बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, वो शॉर्ट टर्म और जो शॉर्ट टर्म कहेंगे या मीडियम टर्म के जो होते हैं वही प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपको किस तरह का लोन चाहिए। अगर आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, बड़ी अधिक उसमें चाहिए है, तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ता है, और अगर वैसे ही आप कुछ टाइम के लिए अल्पावधि के लिए होते हैं तो वहाँ पर आप कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं। ये डिफरेंस हो जाता है। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके आए हैं। डैश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों और लघु उद्यमों के ऋण और अन्य सुविधा प्रदान करना था। तो ये किस तरह के बैंक थे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आपके आरआरबीज हैं, जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, जो उनकी स्थापना की गई थी, तो उनका मेनली यही आपका उद्देश्य ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो लघु और सीमांत किसान होते हैं, जैसे श्रमिक हैं, कारीगर हैं, जो लघु उद्योग होते हैं, उनको ऋण या फिर जो बाकी सुविधाएं होती हैं वो दी जाएँ। और इनको कौन संचालित करता है या इनका नियमन कौन करता है? तो वो नाबार्ड करता है, नाबार्ड के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मंथ? यहाँ पर क्या कह रहा है कि एमएसएमईडी एक्ट 2006 जो था वो कब से इफेक्ट यानी कि कब से लागू किया गया था? तो आपका अक्टूबर 2006 यानी कि अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जीडीआर इज ए, जीडीआर क्या होता है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड इन वन कंट्री रिप्रेजेंटिंग शेयर्स इन अ फॉरेन कंपनी।
तो ये आपका जो जीडीआर होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पर जीडीआर ये आपकी एक तरह की समझ लीजिए कि दर होती है, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है। जैसे कि आपके रुपीज़ है, हमारे इंडिया में चलता है, लेकिन अगर रुपीज़ को जो इंटरनेशनल लेवल पे कहें तो वहाँ पर नहीं चलता। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है या उसकी जो मुद्रा होती है, वो आपकी जीडीआर में होती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सहकारी समिति की मुख्य विशेषता है? सहकारी समितियाँ जो होती हैं, तो यहाँ पर ये क्लियरली यहाँ पर दे ही रखा है, एक सदस्य एक मत होती है और लोकतांत्रिक नियंत्रण होता है। सबसे सिंपल सी दे रखी है यहाँ पर। बहुत ही ईज़ी पेपर आया था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आया था, लेकिन मेन प्रॉब्लम होती है कि टाइम लिमिटेड होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहाँ पर वो चीज़ इश्यू होती है। क्वेश्चंस बहुत ईज़ी आते हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर आपको टाइम कम मिलता है, तो पूरा पेपर बहुत से बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी होती है। बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज़। तो बीपीओ को किस तरह से अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो डेलीगेटिंग नॉन कोर एक्टिविटीज़ टू इंटरनल एजेंसीज़। यहाँ पर डेलीगेटिंग नॉन कोर एक्टिविटीज़ यानी कि नॉन कोर एक्टिविटीज़ को डेलीगेट करने का काम करती हैं एक्सटर्नल एजेंसीज़ को। इस तरह का कुछ पेपर आपका आया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जाकर के, क्योंकि जो है यहाँ पर 300 क्वेश्चंस हैं जो कि एक बार में करा पाना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना आंसर की देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संविदात्मक और इक्विटी आधारित संयुक्त उद्यमों दोनों में उभयनिष्ठ है? एक व्यावसायिक उद्यम पर एक साथ कार्य करने का पारस्परिक इरादा और करार। यहाँ पर जो कह रहा है कि कौन सा तत्व संविदात्मक और इक्विटी आधारित संयुक्त उद्यम जो कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं और जो आपके इक्विटी बेस्ड होते हैं, जो जॉइंट एंटरप्राइजेज़ होते हैं वहाँ पर, तो एक व्यावसायिक उद्यम पर एक साथ कार्य करने का एक ही मतलब जो है बिज़नेस है, उसपे एक साथ काम करने का आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट है वे संगठन जो सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण में हैं, उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहलाती हैं। अगर जो है प्राइवेट में होगा तो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स हो जाती हैं और सबका अधिकार है और उसको जो है चला कौन रहा है, सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र की हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ डिबेंचर्स? जो डिबेंचर होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है? तो वहाँ पर इंटरेस्ट जो होता है वो आपको देना ही देना होता है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज होता है। इक्विटी में ये रहता है कि इक्विटी शेयर्स अगर आपने जो है लिए हैं, तो वहाँ पर डिविडेंड दिया जाता है, लाभांश होता है और डिविडेंड जो होता है वो देना कंपल्सरी नहीं होता। अगर प्रॉफिट है तब आपको देना है और नहीं है तो नहीं देना, अनलेस वो जो है कम्युलेटिव नेचर के ना हो। अगर कम्युलेटिव नेचर के हैं या कुछ और इसका प्रावधान किया गया तो बात अलग है, नहीं तो डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है, प्रॉफिट होता तभी दिया जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो आपको देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। Which of the following is not a feature of sole proprietorship form of business organization? इसमें से कौन सा जो है एकल जो स्वामित्व होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसका एक फीचर नहीं है? तो देयर इज अ सेपरेट लॉ नहीं होता है, एक ही व्यक्ति है, उसका ही बिजनेस है, तो उसका खुद के नियम है, खुद के कानून है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, तो यही इसका एक फीचर नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर ग्लोबल presence and centralized decision making. The role of the headquarters is often debated in terms of autonomy and control. Which of the following statement best captures the function of an MNC headquarters? तो यहाँ पर जो कह रहा है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो MNCs होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, तो क्या करती हैं, निर्धारित करती है अपने ग्लोबल प्रेजेंस यानी कि वैश्विक अपनी पहुंच और सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग और केंद्रीकृत उनका जो डिसीजंस होते हैं। द रोल ऑफ द हेडक्वार्टर, तो ऐसी संस्थाएं जो होती हैं उनका जो हेडक्वार्टर होता है उसका जो रोल होता है वो हमेशा ही क्या रहता है, एक तरह से डिबेट का विषय बना रहता है कि कितना कंट्रोल रखा जाए, किस तरह से नियंत्रण किया जाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द फंक्शन ऑफ एन MNC क्वार्टर? इसमें जो आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से MNC इसमें से MNC हेडक्वार्टर्स के बारे में सबसे अच्छी बात या सबसे अच्छी फंक्शन या कार्य MNC हेडक्वार्टर्स का कौन सा है? तो इट कोऑर्डिनेट्स ग्लोबल ऑपरेशंस, फ्रेम्स स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज एंड एलोकेट्स रिसोर्सेज अक्रॉस सब्सिडरीज। तो ये आपका सबसे अच्छा आंसर है। तो इसकी पूरी PDF अगर आपको देखनी है, जो आपके पूरे 200 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस जो आपके जर्नल पेपर के हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पर भी पिन कमेंट में मिल जाएगा।
टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग के आंसर की आ गई है, सभी बच्चे अपने आंसर की डाउनलोड कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कितने मार्क्स आप लोग के बन रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। साथ ही एमआरएस में अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसके भी आपके जो एमआरएस अकाउंटेंट है इसके क्लासेस चल रही हैं, और जो आप लोग का एमआरएस पीजीटी है उसकी बहुत जल्द ही आप लोग के प्रैक्टिस सेट्स लेकर के मैं आऊँगी, क्वेश्चंस वहाँ पर रहेंगे जिससे कि आपको तैयारी करना ईज़ी रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।